सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसे चार्जेस को डिस्कस करेंगे जो चार्जेस जो हैं वो इन द स्टेट ऑफ मोशन होंगे। प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं चार्जेस एट रेस्ट, और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जेस इन मोशन। तो दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज नेम्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने डिस्कस करना है चार्जेस इन मोशन। जब चार्जेस किसी सर्किट में मूव करते हैं तो हम कहते हैं जी उस सर्किट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, इट इज व्हाट, इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली वी कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट, this is electric current, it is equals to the time rate at which the charge flows through a circuit. Now this electric current is simply a scalar quantity. This is the key point. Another key point, its units are ampere. The current is measured in the units of ampere, which is a base unit. याद रखिएगा, कूलम और एम्पेयर में अगर बेस यूनिट आपको चूज करना पड़े तो एम्पेयर बेस यूनिट है, कूलम यहाँ पे बेस यूनिट नहीं है। एंड देन टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द करंट, तो हम डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर टाइप्स ऑफ करंट की बात करें तो हम कहते हैं करंट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड डीसी करंट, जिसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है, सर्किट में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द सेकेंड टाइप इज एसी या अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सर्किट में दोनों डायरेक्शंस में फ्लो करता है। तो ये मेरे पास वेवफॉर्म की शक्ल में एसी और डीसी के दरमियान एक फर्क लिखा गया है। पहले नंबर पे अगर इस वेवफॉर्म को मैं देखूं तो ये वाली वेवफॉर्म जिस चीज को रिप्रेजेंट करती है उस डीसी को हम नाम देते हैं, जिस डीसी को ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंट करती है दैट इज कॉल्ड प्योर डीसी। अब प्योर डीसी की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है और उसकी डायरेक्शन भी सर्किट में यूनिक होती है, वन डायरेक्शन होती है। अगर इस वेवफॉर्म को देखा जाए तो इस वेवफॉर्म के अंदर हमारे पास, चूंकि वेवफॉर्म जो है वो टाइम एक्सिस से नीचे मौजूद नहीं है, तो याद रखिएगा जब भी वेवफॉर्म टाइम एक्सिस की एक साइड पे सिर्फ मौजूद हो, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, तो वो वेवफॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट डीसी को करेगी। यहाँ पे वो डीसी क्या था, प्योर डीसी था। यहाँ पे हमारे पास ये जो डीसी है, ये हम बाद में भी स्टडी करेंगे चैप्टर 18 में, ये बेसिकली हमारे का पास वेवफॉर्म है पल्सेटिंग डीसी की। तो पल्सेटिंग डीसी की मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, लेकिन डायरेक्शन इसकी भी सर्किट के अंदर सेम होती है। और अगर हम इसके पैरेलल में अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट की पहचान अगर हम ग्राफ से करना चाहते हैं तो बड़ी सिंपल सी पहचान है। अगर ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस की दोनों साइड्स पे एग्जिस्ट करे, उसकी शेप जैसी मर्जी हो, तो वो ग्राफ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो एसी शो किया गया है दैट इज साइनोसॉइडल एसी। अब देख लेते हैं हमारे पास जब करंट पास करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस में से, तो किन पार्टिकल्स, किन चार्जेस की वजह से वो करंट फ्लो करता है। तो अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स के अंदर करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें गैसेस की या प्लाज्मा की, तो याद रखिएगा गैसेस और प्लाज्मा में से करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आइंस। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्यूशंस की, तो सॉल्यूशंस में से करंट पास करता है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ये पॉइंट्स हमें एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंसेस में करंट किस किस वजह से फ्लो करता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ करंट, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ करंट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि सर्किट में करंट जो है वो किस तरह से फ्लो करता है। क्या वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जाता है या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जाता है। प्रीवियसली हमने जो है वो टाइप्स डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ के डायरेक्शन सर्किट में सिर्फ एक होती है या दो डायरेक्शंस हैं, तो हमने करंट को क्लासीफाई किया था डीसी और एसी में। तो यहाँ पे पहली टाइप हमारे पास है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट हमारे पास ऐसा करंट है जो क्या करता है, सर्किट में हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, अब हाई पोटेंशियल टर्मिनल यूजुअली क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट होएगा या बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे।
तो ऐसा करंट जो हाई पोटेंशियल से मूव करेगा टुवर्ड्स लो पोटेंशियल या नेगेटिव टर्मिनल, उसको हम नाम देंगे दैट इज अ कन्वेंशनल करंट। अब ये इस सर्किट के अंदर वी कैन सी कि हमारे पास एक लैंप है, उस लैंप के अक्रॉस ये एक सेल लगा दिया मैंने। इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट हो रहा है और मूव कर रहा है टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल। तो याद रखिएगा, ऐसा करंट जो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, इस करंट के अंदर जो चार्ज करियर्स होते हैं वो हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल करंट सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है और इसमें चार्ज करियर्स हमारे पास कौन से चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव चार्जेस। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो कन्वेंशनल करंट से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। I mean to say electronic current is that current which flows from negative या low potential terminal of the battery towards positive या high potential terminal of the battery। अब इस करंट को फ्लो करवाने में कौन से चार्जेस हमारे पास जो है वो मूव करेंगे सर्किट में? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं एंड यूजुअली दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दिस सर्किट वी कैन सी कि हमारे पास एक सेल लगा हुआ है और इस सेल को हमने एक लैंप के क्रॉस कनेक्ट कर दिया और करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? सेल के नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये वाला करंट फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक या कन्वेंशनल करंट्स की बात करें तो दोनों के जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे, जब मैं किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द जो इफेक्ट्स होंगे उनको एनालाइज करूंगा, तो चाहे मैं कन्वेंशनल करंट कंसीडर करूं चाहे इलेक्ट्रॉनिक, दोनों केसेस में जो एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट्स जो हैं उनके इफेक्ट्स सेम होते हैं। अब ये कन्वेंशनल करंट जो है इसकी डायरेक्शन हम कंसीडर किया करेंगे इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। यूजुअली सर्किट्स के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कन्वेंशनल ली जाती है, लेकिन एक्चुअली में जो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं सर्किट में वो पॉजिटिव चार्जेस नहीं मूव कर रहे होते मेटालिक कंडक्टर्स में, वो मूव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास है करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम किसी मेटल में से चार्जेस की मूवमेंट देखें या करंट देखें तो एज वी नो, हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बाद पढ़ा था कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर जो चार्ज करियर्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो याद रखिएगा, द एक्चुअल करंट थ्रू मेटल्स दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो दिस इज द फर्स्ट की पॉइंट। देन वी कैन से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में आप देखें, ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर का जो है वो इनर व्यू है। इसके अंदर हमारे पास ये जो सर्कल्स मूव कर रहे हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हम बात करें इसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये जो मेरे पास ग्रीन वेक्टर्स यहाँ पे हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, यहाँ पे हमने जो है वो कनेक्ट किया होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया होगा। इस साइड पे हमने क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड वी कैन वेरी वेल सी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है दैट इज एट 180 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सर्किट के अंदर मेटालिक कंडक्टर्स में कितने एंगल पे होती है, तो याद रखिएगा वो हमेशा 180 डिग्री पे होती है। सो नेक्स्ट थर्ड की पॉइंट इज करंट कैरिंग वायर हमेशा जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। दिस इज अनदर इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू। सिंपली इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कोई वायर जो है वो करंट को कंडक्ट करती है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी उस वायर के अंदर इंजेक्ट करती है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी दूसरे वाले एंड से उस कंडक्टर से छीन लेती है। तो वो वायर जो है वो एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब करंट किसी हम मेटालिक कंडक्टर में डिस्कस करते हैं तो करंट जब मूव कर या चार्जेस जब मूव कर रहे होते हैं
तो चार्जेस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उस कंडक्टर के अंदर जब करंट कंडक्ट करेंगे चार्जेस, तो वो जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास ये मौजूद है, इसको हम मैथमेटिकली यूज कर सकते हैं। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर है करंट, दिस आई इज व्हाट करंट, डिवाइडेड बाय एन ई ए। एन यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं, ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ए यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और फर्दर हम इस करंट को अगर रिप्लेस करें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, तो ये बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अनदर फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा, दिस इज कैपिटल वी, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर डिवाइडेड बाय एन ई ए इंटू आर। तो यहाँ से हम अगर एमसीक्यू वाइज एनालाइज करें चीज़ों को, तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू रेज पावर -3 मिलीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी को अगर मैं कंपेयर करूं वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ बिकॉज ऑफ देयर थर्मल वाइब्रेशंस, तो याद रखिएगा वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जबकि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब चार्जेस करंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू जस्ट 10 टू रेज पावर -3 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी हमारे पास एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस तरह से भी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर की होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जब वो करंट कंडक्ट कर रहे होते हैं उस केस में वेलोसिटी जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसकी वैल्यू 10 टू रेज पावर -3। सेकेंड प्रॉपर्टी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। थर्ड वन, फ्रॉम दिस मैथमेटिकल रिलेशन, ये जो हमने ऊपर पढ़ा, इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। एंड द लास्ट रिलेशन अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के। जितनी मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसी हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। सिमिलरली ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ भी इनवर्स ही बनेगा, क्योंकि लेंथ ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम ही आएगी। एंड लास्ट वन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मेटल कंडक्टर्स के लिए हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ इनवर्स है। चूँकि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड की पॉइंट्स। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स 100 कूलम चार्ज, सो Q की वैल्यू हमें दी गई है दैट इज 100 कूलम थ्रू अ कंडक्टर इन 20 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दी गई है दैट इज 20 सेकेंड। तो कहता है द करंट फ्लोइंग इज व्हाट। तो अगर हम करंट की बात करें, करंट हमारे पास बराबर होता है Q ओवर T के। तो यहाँ पे Q की वैल्यू चूँकि हमारे पास 100 है, इसको अगर टाइम की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 एम्पेयर्स। सो यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट विल बी 5 एम्पेयर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज 1 × 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड। जो टाइम है जिसमें वो चार्जेस पास कर रहे हैं दैट इज 1 माइक्रो सेकेंड। द करंट इन द माइक्रो एम्पेयर, तो हमें करंट जो पूछा गया है दैट इज इन द यूनिट्स ऑफ माइक्रो एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हमें कोई भी चीज़ जो है वो पूछी हो इन यूनिट्स जो कि ऐसा ही नहीं है, जैसे यहाँ पे माइक्रो एम्पेयर्स में करंट पूछा गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू पहले एम्पेयर में निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन से। आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू द माइक्रो एम्पेयर्स। तो अगर करंट की बात की जाए, करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, Q ओवर T। अब Q जो है अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, Q चूंकि टोटल चार्ज है तो नंबर ऑफ चार्जेस की फॉर्म में हमारे पास इसका फॉर्मूला आएगा NE डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करें, n क्या है हमारे पास 10 टू रेज पावर 7,
इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू हमारे पास 1 माइक्रो सेकेंड है, दैट इज 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻6 ऊपर जाके 10⁻+6 बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे करंट का जो आंसर आएगा दैट विल बी 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सिंप्लीफाई फर्दर करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। अब -6 मिलके क्या बन जाएगा, ये माइक्रो एम्पियर बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी बीटा 1.6 इंटू 10⁻0 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इट इज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ स्टूडेंट्स हमें जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन देता है बिटवीन द वोल्टेज और करंट जो किसी सर्किट में से पास करता है। किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस एग्जिस्ट करने वाले वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रिलेशन था ये दिया था हमें जॉर्ज सीमन ओहम ने। अब इस फॉर्मूले को हम नाम देते हैं, इस मैथमेटिकल रिलेशन को नाम देते हैं V इज इक्वल्स टू IR, दिस इज ओहम्स लॉ। दिस फॉर्मूला सेज दैट के पोटेंशियल डिफरेंस या V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, मतलब जितना ज़्यादा जो है वो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे करंट उतना ज़्यादा फ्लो करता जाएगा। और यहाँ से अगर हम इस R की बात करें इस वाले फॉर्मूले में, तो ये R हमारे पास अकॉर्डिंग टू आवर बुक यहाँ पे R हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका नाम क्या है, इट इज रेजिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR, या अगर करंट हमने मालूम करना हो किसी न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम में तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R, और अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी हो तो हमारे पास R इज इक्वल्स टू V ओवर I। अब R यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हियर वी कैन सी कि पोटेंशियल जो होता है या वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली चार्जेस को पुश करता है सर्किट के अंदर सो दैट कि वो करंट को कैरी करें। अब इन चार्जेस के रास्ते में ये बेसिकली मेरे पास क्या है, दिस इज द हिंड्रेंस जो कि पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर ऑफर करते हैं चार्जेस के रास्ते में। तो जब चार्जेस मूव करना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या कहते हैं, करंट इज पासिंग। तो करंट की पैसेज के दौरान में हमारे पास जो हिंड्रेंस आती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है R इज इक्वल्स टू V ओवर I से, जैसा कि हमने पहले भी देखा। इस रेजिस्टेंस की अगर SI यूनिट्स की बात की जाए तो ओहम होते हैं, और ओहम का रिलेशन विद वोल्ट और एम्पेयर क्या है हमारे पास, इट इज 1 ओहम। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल बी 1 ओहम अगर उस कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट जो पास करे उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर हो। एक और की पॉइंट जो हम यहाँ पे याद रखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ओहम्स लॉ जो है इट इज बेसिकली द एनालॉगस ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर भी हम 3 चीजों को रिलेट करते हैं, F, M और A। यहाँ पे हमारे पास V, I और R को हम रिलेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर न्यूटन सेकंड लॉ का आपको एनालॉगस पूछ लें MCQ वाइज तो हम क्या बोलेंगे, हम उसका आंसर देंगे इट इज ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ से रिलेटेड जो है हमारे पास कुछ डिवाइसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं ओहम्स लॉ की बेस पे हम डिवाइसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारे पास डिवाइसेस ओहमिक होते हैं और हमारे पास इसके पैरेलल में नॉन ओहमिक डिवाइसेस होते हैं। अब ओहमिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस हैं जो क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे। ओहम्स लॉ को ओबे करने से मुराद है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V के, और जिन डिवाइसेस को हम ओहमिक डिवाइसेस का नाम देंगे उन डिवाइसेस की रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहा करेगी। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएं करंट बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब इस IV ग्राफ की अगर हम स्लोप की बात करें तो स्लोप हमारे पास होती है डेल्टा ऑफ y वेरिएबल ओवर डेल्टा ऑफ x वेरिएबल। y एक्सिस पे यहाँ पे करंट है, x एक्सिस पे वोल्टेज है, तो रेशो हमारे पास आ जाएगी डेल्टा I ओवर डेल्टा V। अब इस डेल्टा I ओवर डेल्टा V को अगर हम डायरेक्टली देखें तो इसको हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं, और अगर इसको इस डेल्टा I को हम डबल बटे में लेकर जाएं तो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी डेल्टा V ओवर डेल्टा I। तो इस रेशो को हम चूंकि रेजिस्टेंस का नाम देते हैं तो हमारे पास स्लोप फिर किसके बराबर आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट ओहमिक डिवाइसेस के बारे में याद रखिएगा। ओहमिक डिवाइसेस अगर हमारे पास हैं तो उन डिवाइसेस के लिए IV ग्राफ की जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। अब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो उसका रेसिप्रोकल
मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। एग्जांपल्स की अगर बात कर लें, ओहमिक डिवाइसेस जो हैं 100% तो कोई डिवाइस ओहमिक नहीं होता, लेकिन अगर हम मेटेलिक कंडक्टर्स की बात करें तो लो वोल्टेजेस पे वो ओहमिक ही बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पैरेलल में हमारे पास आते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ नहीं ओबे करेंगे उनको नॉन ओहमिक बोला जाएगा। अब प्रैक्टिकली सारे के सारे डिवाइसेस हमारे पास नॉन ओहमिक ही होते हैं। ये हमारे पास ग्राफ है फिलामेंट टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का। इसमें हम देख सकते हैं कि इनिशियल पोर्शन में तो ये डिवाइस ओहमिक बिहेव कर रहा है, मतलब इस पोर्शन में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस वाले रीजन में जाके क्या होता है, इसका बिहेवियर लीनियरिटी जो है वो आई और वी के दरमियान में ख़त्म हो जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इस रीजन के अंदर जाके चेंज होना शुरू हो जाती है, इनफैक्ट बढ़ना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीमेंट इन करंट। अब देखेंगे इसके बाद के इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ने से क्यों रेजिस्टेंस बढ़ती है। बहरहाल ये हमारे पास फिर फिलामेंट बल्ब जो है वो नॉन ओहमिक डिवाइस होगा। सिमिलरली अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें, दिस इज डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड में भी चूंकि ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता आई वी का, इसका मतलब है सेमीकंडक्टर डायोड की ना तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी और फिर इसी वजह से हम इसको नॉन ओहमिक कहेंगे। स्लोप इस केस में भी आई वी ग्राफ की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही होगी, और स्लोप चूंकि कांस्टेंट नहीं है दोनों केसेस में तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमारे पास फिर सिंपल बॉटम लाइन क्या बनी कि अगर आई और वी के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो डिवाइस ओहमिक होगा, अदरवाइज जैसी मर्जी शेप आए डिवाइस नॉन ओहमिक होगा। नॉन ओहमिक की एग्जांपल हमने दो यहाँ पर डिस्कस कर ली, इसके अलावा भी बाकी सारे प्रैक्टिकल लाइफ के जो डिवाइसेस हैं वो नॉन ओहमिक ही हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जब डिस्कस किए थे तो जो वहाँ पे फॉर्मूले सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए थे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पैरेलल के बन जाएंगे एक्सेप्ट 1 और 2 चेंजेस, और जो वहाँ पे फॉर्मूले थे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के वो यहाँ पे सीरीज के लिए बन जाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस या रेजिस्टर्स, इसमें हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड। सीरीज कनेक्शन कैसा कनेक्शन है जिसमें रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो इस तरह के फैशन को सीरीज फैशन बोला जाता है। अब इसके अंदर अगर हम सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई की बात करें तो वो सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आएगी। अब जब ये रेजिस्टेंसेस को ऐड करके आर ई का आंसर निकालेंगे तो आर ई डेफिनेटली सर्किट में मौजूद बड़े से बड़े रेजिस्टर की इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ी आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो सीरीज सर्किट्स के साथ एसोसिएटेड है कि सारे कंपोनेंट्स में से पास होने वाला करंट सेम होता है, क्योंकि करंट के पास अवेलेबल पाथ सिर्फ एक होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर पोटेंशियल डिफरेंसेस की बात की जाए, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, तो ये बराबर आएगा ओहम्स लॉ से I R1 से। अब अगर R1, R2 और R3 की वैल्यूज डिफरेंट हों तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाले पोटेंशियल्स भी डिफरेंट होंगे। एक स्पेशल केस है जिसके अंदर सीरीज सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं सारे कंपोनेंट्स के वो भी बराबर होंगे। वो स्पेशल केस क्या है, जब R1, R2 और R3 आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीरीज सर्किट की, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का वो बराबर होगा सम ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी, फॉर एन रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू आर। अगर हमारे पास एन रेजिस्टर्स जो हैं वो सारों की वैल्यू बराबर है, उनको सीरीज में लगाया जाए तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आएगा एन मल्टीप्लाइड बाय आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर जनरेट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये भी हम एक पॉइंट याद रखेंगे कि सीरीज फैशन में जब रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम आती है। एंड देन लास्ट पॉइंट, वोल्टेज डिवीजन अगर बात की जाए सीरीज सर्किट में, मतलब अगर मुझे बैटरी का वोल्टेज दे दे, आर ई की वैल्यू दे दे और किसी एक कंपोनेंट की रेजिस्टेंस दे दे,
में से R1, R2 या R3, तो मुझे कहे उस कंपोनेंट का वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो आई विल यूज दिस वोल्टेज डिवीजन रूल। ये वोल्टेज डिवीजन रूल जो है वो कैपेसिटर वाले केस से जरा यहाँ पे उलट है। वहां पे कैपेसिटर में यहाँ पे क्या था कि अगर V1 मालूम करना था तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो आई थी वो दूसरे कैपेसिटर मतलब C2 की आई थी, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टर्स में क्या है, जिस कंपोनेंट का वोल्टेज मालूम करना है उसी की रेजिस्टेंस को डिवाइड करें Re के साथ और मल्टीप्लाई कर दें बैटरी के वोल्टेज के साथ। इसी तरह से ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरल। अब इस फॉर्मूले से Re की वैल्यू जो है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस से कम आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। तो याद रखिएगा पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। तो ट्रिक हमारे पास याद रखने का बनेगा PV। PV स्टैंड्स फॉर पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है। Through my online store alone, we've sold over $500,000 worth of spices. That's so crazy. I went from selling to my town to selling. से ये फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जनरल। अब इस फॉर्मूले से Re की वैल्यू जो है वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस से कम आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम रहती है। तो याद रखिएगा पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, वोल्टेज। तो ट्रिक हमारे पास याद रखने का बनेगा PV। PV स्टैंड्स फॉर पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहती है। अच्छा, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अगर सर्किट में लगे कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल करंट हम एनालाइज करें तो ओहम्स लॉ से I1 विल बी इक्वल्स टू V ओवर R1। अब इसमें अगर वंस अगेन अगर R1, R2, R3 की वैल्यूज डिफरेंट हों तो इन फॉर्मूलाई से हमारे पास जो करंट्स आएंगे सारे कंपोनेंट्स के वो डिफरेंट होंगे। और फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, बैटरी का टोटल करंट इस पॉइंट पे जाके 3 पाथ्स में डिवाइड हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन के तीनों पाथ्स की रेजिस्टेंस क्या है। जिस पाथ की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें करंट ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर टोटल करंट जो है वो बैटरी से जो ड्रॉ हो रहा है उसकी बात की जाए तो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल करंट्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है पैरेलल सर्किट की कि अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स पैरेलल लगे हों तो उनकी इक्विवेलेंट निकालने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है दैट इज Re इज इक्वल्स टू R1 R2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय क्या है R1 प्लस R2 दैट इज सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फॉर n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और सारे रेजिस्टर्स की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो R है, तो उस केस में हमारे पास Re का फॉर्मूला क्या आएगा, R ओवर n करके आएगा। अब इस केस में जो आंसर आएगा वो हमारे पास मिनिमम आंसर जनरेट होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाने से आंसर मैक्सिमम आता है और पैरेलल में लगाने से रेजिस्टर्स को आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मिनिमम आता है। अब सीरीज में हमने डिस्कस किया था वोल्टेज डिवीजन, क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता था, करंट सेम रहता था सीरीज में। पैरेलल में हम डिस्कस करते हैं करंट डिवीजन, क्योंकि करंट डिवाइड होता है वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास, अगर मैं I1 की बात करूं 2 रेजिस्टर्स के लिए ही यूजुअली पूछा जाएगा तो वही हम याद करते हैं। अगर हम 2 रेजिस्टर्स पैरेलल हों और पहले वाले रेजिस्टर में से करंट जो है उसकी पैसेज देखें वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल करंट जो बैटरी से ड्रॉ होगा मल्टीप्लाइड बाय R2 रेजिस्टेंस ऑफ अदर रेजिस्टर जिसमें से करंट नहीं मालूम कर रहे डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस। सिमिलरली हमारे पास I2 का फॉर्मूला है। सो दिस इज करंट डिवीजन। नेक्स्ट जनरल हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टर्स के बारे में कि अगर हमारे पास n इक्वल रेजिस्टर्स हों जिनकी वैल्यू सारों की R हो और उनको हम कनेक्ट कर दें एक क्लोज लूप में, तो याद रखिएगा
क्लोज लूप में कनेक्ट करने से जो आर ई की वैल्यू आएगी बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ दैट पॉलीगॉन, उसका फॉर्मूला शॉर्टकट है आर ई इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आर ओवर n। मिसाल के तौर पे मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, सारों की वैल्यू आर आर है, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूं ट्राइंगल की फॉर्म में, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर। अब अगर इस ट्राइंगल के इन दोनों वर्टिसेस के दरमियान मैं आर ई एनालाइज करूं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, चूंकि हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, n की जगह पे 3 पुट करूंगा, यहाँ पे 3 पुट करूंगा तो डायरेक्ट आंसर मेरे पास आ जाएगा 2/3R। और अगर इसको हम सर्किट सॉल्विंग टेक्निक से देखें तो ये दोनों रजिस्टर्स हमारे पास सीरीज में हैं, इनका सीरीज इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R, और ये वाला 2R फिर इन पैरेलल आ जाएगा टू दिस R, तो तब भी आंसर हमारे पास यही आएगा। तो हम ये शॉर्टकट याद रखेंगे, चाहे ट्राइंगल हो चाहे इससे ज़्यादा साइड्स वाली भी हमारे पास क्लोज लूप बने, मतलब हमारे पास रेक्टेंगल बन जाए, हमारे पास पेंटागन बन जाए, सारे केसेस में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नेक्स्ट की पॉइंट है, इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो अगर एक तार को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हर पार्ट की जो रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगी, हमारे पास R/n हो जाएगी, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे R ऑफ वन पार्ट विल बी लेस देन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द